नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं रवि भारद्वाज आज की क्लास के अंदर आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, रक्त परिसंचरण तंत्र वाला चैप्टर हमारा चल रहा था, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसके अंदर हमने रक्त क्या होता है, प्लाज्मा क्या है, रक्त कणिकाएं क्या होती हैं, ब्लड ग्रुप, आरएच फैक्टर, रेयर ब्लड ग्रुप्स, इन सभी के बारे में हमने डिटेल स्टडी कर ली थी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि रक्त समूह की वंशागति, इसके बारे में अभी हम इस पार्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं। कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है कि यदि पिता का ब्लड ग्रुप दे रखा होता है, माता का दे रखा है, तो बच्चों का ब्लड ग्रुप कौन सा हो सकता है या कौन सा ब्लड ग्रुप बच्चों में नहीं हो सकता है। तो ऐसा प्रश्न भी हमें कई बार देखने को मिलता है। जैसे क्वेश्चन में यहाँ पर लिख रहा हूँ कि यदि पिता का ब्लड ग्रुप क्या है, पिता का ब्लड ग्रुप, यदि पिता का ब्लड ग्रुप कुछ भी मान सकते हो, माना कि ए है, और माता का ब्लड ग्रुप, माता का ब्लड ग्रुप माना कि बी है, तो क्वेश्चन है कि बच्चों में संभावित रक्त समूह कौन सा होगा। बच्चों में संभावित रक्त समूह कौन कौन से हो सकते हैं या कौन कौन से नहीं हो सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से करते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, ब्लड जो टाइप होता है वो 4 प्रकार का होता है, ए बी और ओ। इनके जीनोटाइप की यदि हम बात करें तो ब्लड ग्रुप के 6 जीनोटाइप होते हैं। अभी लेटेस्ट सीईटी में क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखना, ब्लड ग्रुप के 6 जीनोटाइप होते हैं। जैसे ए ब्लड ग्रुप के 2 होते हैं, तो IA I0 और एक होता IA IA, जिसको अपन लिख सकते हैं ऊपर वाला AO AA। इसका मतलब यदि AA आता है तो भी ब्लड ग्रुप ए माना जाता है, और AO आता है तो भी ब्लड ग्रुप ए माना जाता है। इसका मतलब ब्लड ग्रुप ए के कितने युग्म विकल्पी हो गए, 2 युग्म विकल्पी हो गए। बी की बात करें तो IB I0 या फिर IO लिख सकते हैं, इसको I0 बोल सकते हैं, इसको O भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। BO आए तो भी ब्लड ग्रुप क्या मानोगे, बी, और एक होता IB IB, तो BB आए तो भी ब्लड ग्रुप क्या मानोगे, बी। यानी बी के 2 हो गए, ए के 2 हो गए। अब बात आती है AB, AB का एक ही होता IA IB। यदि ऐसा आता है तो अपन को ब्लड ग्रुप AB ही मानना है, और IO दे रखा है तो ब्लड ग्रुप क्या मानना है, O। एक यदि O आता है तो याद रखना उसका ब्लड ग्रुप O नहीं माना जाएगा। जब तक डबल बार O नहीं आ जाता है तब तक ब्लड ग्रुप O नहीं माना जाता है। तो IO लिखते हैं अपन, तो इसको क्या लिखेंगे, अपना ब्लड ग्रुप O की श्रेणी में रखेंगे। तो यानी हमारे टोटल 6 जीनोटाइप हो गए। कुल संख्या कितनी हो गई इनकी बताओ, 6। कुल संख्या कितनी हो गई, 6। कौन कौन से, IA IO, IA IO, 2 तो ए के हो गए, 2 ही बी के हो गए, एक AB का हो गया और एक किसका हो गया दोस्तों, O का हो गया। अब एक ट्रिक के माध्यम से इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिएगा, ये हमारी ट्रिक है। ऐसे आपको पहले देखिए डायग्राम बनाना है। ये नर का साइन होता है, ये मादा का साइन होता है। नर का ब्लड ग्रुप क्या है दोस्तों, देखो पिता का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है। माता का क्या है, बी है। माता क्या है, बी है। अब देखो एक खाना यहां पर खाली बच रहा है। कैसा बच रहा है, खाली। हमेशा खाली खाने को आप फिल करोगे ओ से। किससे फिल करोगे, याद रखना, ओ से फिल करोगे। मैं आपको पहले बता चुका हूं, जब डबल बार O आएगा तब ब्लड ग्रुप क्या मानोगे, O मानोगे। खाली खाना जो भी है उसको O से फिल करोगे। माना कि यहां A की जगह AB होता तो अपन A यहां लिखते, B यहां लिखते, तो जरूरत ही नहीं पड़ती फिर तो O लिखने की। लेकिन A, B और O, जब ये 3 ब्लड ग्रुप होते हैं तो हमेशा एक खाना खाली रहेगा, उसको हमेशा आप फिल करोगे O से। किससे फिल करोगे, O से फिल करोगे। A को B से क्रॉस कराया, बना क्या बना, AB। B को O से कराया, बना क्या बना, BO। ए को O से कराया तो क्या बना, AO। O को O से कराया तो बताओ क्या बना, OO। इसका मतलब एक तो ब्लड ग्रुप हो सकता है A। कौन कौन सा हो सकता है, A कितने खाने में, देखो A, तो A 25% चांस किसका रहेगा, A का रहेगा। B कितने खाने में, एक में, तो B का भी कितना चांस रहेगा बताओ, 25%। O एक खाने में तो O का भी कितना चांस रहेगा, 25%।
ए बी एक खाने में है तो ए बी का चांस कितना रहेगा 25%। इसका मतलब ये हुआ कि यदि पिता ए है माता का बी है, ये उल्टा भी कर दो तो भी रिजल्ट वही आने हैं। यदि पिता का ब्लड ग्रुप बी है माता का ए है, या माता का बी है पिता का ए है, तो होने वाली संततियों में याद रखना ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। चारों ब्लड ग्रुप होने की संभावना रहती है। तो ये एक तरीका है याद रखना। जैसे देखो बी ओ, तो बी ओ किसका है, बी ओ किसका है, बी का ही विकल्पी है, तो याद रखना इसका बी मानेंगे। ओ ओ का मतलब ओ मानेंगे। ए ओ किसका है, ए का ही है, तो ए मानेंगे। ए बी का तो एक ही है ए बी, तो फिर क्या मानेंगे ए बी। तो ए 25%, बी 25%, ए बी 25% और ओ 25%, ये संभावना बनती है। युग्म विकल्पी अपन को याद रखने हैं। कितने जीनोटाइप हैं इसके, ब्लड ग्रुप के 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। एक प्रश्न और हम करके देख लेते हैं, फिर इसमें अपन आगे बढ़ेंगे। एक तरफ ले लेते हैं अपन, पिता का ब्लड ग्रुप ले लिया हमने ए बी, पिता का ब्लड ग्रुप ले लिया हमने ए बी, और माता का ब्लड ग्रुप ले लिया, माता का ब्लड ग्रुप ले लिया माना कि आपने ए। तो संभावित ब्लड ग्रुप, तो बच्चों में संभावित ब्लड ग्रुप, बच्चों में संभावित ब्लड ग्रुप क्या होगा, बच्चों में संभावित ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो देखिएगा इधर, सबसे पहले वही सॉल्यूशन हमें कैसे करना है। तो सॉल्यूशन के लिए हमें एक रेखीय डायग्राम बनाना है। सबसे पहले इसको यहाँ तक तो आप बनाना सीख गए होंगे। टोटल 9 खाने इसमें बनाने हैं। ये मेल का साइन है, ये फीमेल का साइन है। बताओ मेल का ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी, तो लिख दो ए बी। माता का क्या है ए, एक खाना खाली बच रहा है, किससे भर देंगे, ओ से भर देंगे। किससे भरेंगे, ओ से भरेंगे। क्रॉस कराओ, चलो ए को ए से कराया, क्या बना ए को बी से कराया, बताओ क्या बना ए बी। ए को ओ से कराया, क्या बना ए ओ। बी को ओ से कराया, बताओ क्या बना बी ओ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ संभावित रक्त समूह। संभावित रक्त समूह कौन कौन से हो सकते हैं बताओ। ए 2 खानों में आ रहा है, देखो ए के 2 युग्म विकल्पी बताए थे मैंने, ए ओ और ए। इसका मतलब ए 2 खानों में आ रहा है, तो ए की संभावना बताओ कितने % बनेगी, 50% बनेगी। अगर हम बात करें कि जैसे बी, तो बी एक खाने में आ रहा है, बी ओ, तो बी की संभावना कितनी बनेगी, 25% बनेगी। और ए बी एक खाने में आ रहा है, तो ए बी की संभावना कितनी बनेगी, 25%। इसका मतलब ओ रक्त समूह नहीं हो सकता है, ओ रक्त समूह बच्चों नहीं हो सकता है। यदि पिता का ब्लड ग्रुप ए है और माता का ए बी है, या पिता का ए बी है माता का ए है, तो उनसे उत्पन्न होने वाली संततियों में याद रखिएगा ब्लड ग्रुप ओ नहीं हो सकता है। तो ऐसा भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, ये तो है क्वेश्चन नंबर 2, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो ये इस प्रकार से ब्लड ग्रुप की जो वंशागति है उसका प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है, तो ये हमें याद रखना है। अब हम बात करते हैं इसमें आगे रक्त वाहिनियों के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, रक्त वाहिनियों के बारे में बात करते हैं कि रक्त वाहिनियां क्या होती हैं। रक्त वाहिनियां ब्लड वेसल्स। रक्त वाहिनियों की हम बात करें तो आपके आमने सामने दोस्तों मैंने एक डायग्राम लिया है। इस डायग्राम के माध्यम से तीनों प्रकार की रक्त वाहिनियों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। रक्त वाहिनियां या रक्त नलिकाएं हमारे शरीर के अंदर जो रक्त प्रवाहित होता है वो बंद नलिकाओं में प्रवाहित होता है, इसलिए इसे बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण कहते हैं। क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से जाना जाता है। और हार्ट के अंदर 2 बार रक्त आता है, इसलिए इसे दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र के नाम से जाना जाता है।
हमारी रक्त वाहिनियों की बात करें तो रक्त वाहिनियां जो होती हैं दोस्तों, वो याद रखना 3 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है धमनी, जिसको आर्टरी भी कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इनको धमनी। एक होती है वेन, जिनको कहा जाता है शिराएं। और एक तीसरे प्रकार की होती हैं कैपिलरीज, जिनको कहा जाता है केशिकाएं। क्या कहते हैं? केशिकाएं। ये 3 प्रकार की रक्त नलिकाएं होती हैं। रक्त वाहिनियों की यदि हम बात करें कि इनका अध्ययन किस में किया जाता है, तो इनका अध्ययन एंजियोलॉजी में किया जाता है। अगर इनके अध्ययन की बात करें कि रक्त वाहिनियों का अध्ययन किस में किया जाता है, तो रक्त वाहिनियों का अध्ययन दोस्तों एंजियोलॉजी में किया जाता है। किस में किया जाता है? एंजियोलॉजी में किया जाता है। रक्त वाहिनियों की जांच की यदि हम बात करें तो रक्त वाहिनियों की जांच कहलाती है एंजियोग्राफी। क्या कहलाती है? एंजियोग्राफी कहलाती है। रक्त वाहिनियों की मरम्मत करना, रक्त वाहिनियों की मरम्मत करना क्या कहलाता है? एंजियोप्लास्टी कहलाता है। क्या कहलाता है? एंजियोप्लास्टी। रक्त वाहिनियों की मरम्मत करना एंजियोप्लास्टी, जांच करना एंजियोग्राफी, अध्ययन करना एंजियोलॉजी कहलाता है। रक्त वाहिनियां जो होती हैं ये टोटल दोस्तों 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक तो होती है धमनी। पहले नंबर पर बताओ कौन सी है? देखो धमनी है, याद रखना। तो पहले नंबर पर आती है धमनी, जिसको आर्टरी के नाम से जाना जाता है। दूसरे नंबर पर आती हैं जिनको कहा जाता है शिरा या इनको वीन कहते हैं। और तीसरे नंबर पर जो आती हैं इनको कहा जाता है केशिकाएं या इनको कैपिलरीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैपिलरीज कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं धमनी के बारे में कि धमनी क्या होती है। सबसे पहली जो हमारी रक्त नलिका है उसका नाम क्या है बच्चों? आर्टरी, या इसको क्या कहा जाता है? धमनी के नाम से जाना जाता है। देखिए इधर डायग्राम से आपको स्पष्ट हो रहा है कि जो रेड कलर है वो तो है धमनी से संबंधित, और जो ब्लू कलर है या हल्का नीला कलर है वो है आपका सिराओं से संबंधित। ये देखो ये लिखा हुआ फ्रॉम हार्ट, इसका मतलब धमनी का मेन कार्य हुआ कि हृदय से रक्त कैसा है? लाल। लाल है यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो इसको क्या बोलेंगे बताओ? शुद्ध रक्त बोलेंगे। तो हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने का काम कौन करती है? धमनी करती है। हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने का काम धमनी के द्वारा किया जाता है। एक इसका अपवाद आता है, एकमात्र ऐसी धमनी है जिसका नाम है फुफ्फुसीय धमनी, पल्मोनरी आर्टरी, जिसमें हमेशा अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है। अन्यथा सभी के अंदर याद रखना शुद्ध रक्त का परिवहन होता है। और पल्मोनरी आर्टरी जो होती है, अभी हम हार्ट पढ़ेंगे इसी चैप्टर में आगे, जो हमारा दायां निलय वाला पार्ट होता है उस दाएं निलय से रक्त फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा फेफड़ों में प्रवेश करता है, लंग्स में प्रवेश करता है। और लंग्स जो होते हैं दोस्तों याद रखना, लंग्स के अंदर रक्त का शुद्धिकरण होता है, ऑक्सीजनेशन होता है ब्लड का। जहां पर रक्त का शुद्धिकरण होता है तो रक्त को शुद्धिकरण के लिए पहुंचाने वाली धमनी का नाम है फुफ्फुसीय धमनी, पल्मोनरी आर्टरी, जो कि फेफड़ों से फेफड़ों के लिए जाती है और दाएं निले से निकलती है। उसमें केवल अशुद्ध रक्त बहता है, बाकी सभी में कैसा बहेगा दोस्तों? शुद्ध रक्त का परिवहन होता है। ये फिर ये आर्टरी, ये कैपिलरीज हैं, धमनी और सिराओं को आपस में जोड़ने का काम कर रही हैं। और ये टू हार्ट यानी ये हृदय के लिए रक्त को ले जाती हैं, हृदय के लिए रक्त को ले जाने का काम करती है। निशान ऊपर लगा हुआ है, इसका मतलब ये अशुद्ध रक्त है। कैसा रक्त है बताओ? अशुद्ध रक्त है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या अशुद्ध रक्त का परिवहन शिराएं करती हैं। शिराओं का मेन कार्य होता है, जब धमनी तो क्या काम करेगी? हृदय से शरीर के अंगों तक रक्त को ले जाएगी। जब शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त हो जाएगा तो फिर वो रक्त कैसा हो जाता है बच्चों? अशुद्ध हो जाता है। फिर तो अशुद्ध रक्त को वापस फेफड़ों तक, अशुद्ध रक्त को
वापस लाने का काम, हृदय तक लाने का काम कौन करती हैं? शिराएं करती हैं। कौन करती है? शिराएं। तो शिराएं क्या काम करेंगी? अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से हार्ट तक, हृदय तक लाने का कार्य करती हैं। तो ये तो हृदय से लाती है, ये हृदय के लिए ले जाती है। इसमें शुद्ध रक्त बहता है, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। और धमनी और शिराएं आपस में जिनके द्वारा जुड़ी रहती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? केशिकाएं कहते हैं। कैपिलरीज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कैपिलरीज या केशिकाओं के नाम से ही जाना जाता है। धमनी जो होती है, धमनी की यदि हम बात करें तो जब जंतु की मृत्यु हो जाती है तो धमनियां खाली हो जाती हैं। याद रखना, क्या हो जाती हैं? धमनियां खाली। धमनियों के अंदर यदि हम बात करें तो कोई भी कपाट नहीं पाया जाता है। धमनियों के अंदर याद रखना, बॉल्व जो होते हैं ना वो एब्सेंट होते हैं, क्योंकि धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। रक्त यदि विपरीत दिशा में आ भी जाए तो कोई तकलीफ नहीं होती है। लेकिन शिराओं में याद रखना दोस्तों, बॉल्व पाए जाते हैं, कपाट उपस्थित होते हैं। ये जो धमनी होती है वो शरीर की, हमारी त्वचा के ठीक नीचे पाई जाती है, जबकि ये जो होती है हमारी शिराएं वो गहराई में स्थित होती हैं। कहां पर स्थित होती हैं? गहराई, डीपनेस में होती हैं, गहराई में। शिराएं जो होती हैं वो त्वचा के ठीक नीचे होती हैं और धमनी जो होती है वो शरीर की गहराई में होती है। गहराई में कौन होगी? धमनी, याद रखना। और शिराएं जो होती हैं वो त्वचा के ठीक नीचे होती हैं। ये जो आपको दिखाई दे रही है नीले रंग की, कि नीले रंग की याद रखना क्या है दोस्तों? शिराएं हैं। क्या है ये? शिराएं हैं। और धमनियां जो होती है वो हमें से दिखती नहीं है, धमनी हमारी गहराई में उपस्थित होती है। सबसे बड़ी धमनी की यदि हम बात करें तो सबसे बड़ी धमनी का नाम है एओर्टा। क्या नाम है? एओर्टा। इसको महाधमनी कहते हैं, जो कि निलय से रक्त को विभिन्न अंगों तक ले जाने का काम करती है। बाएं निलय से रक्त को अलग अलग अंगों के लिए पहुंचाती है। और सबसे बड़ी शिरा की बात करें तो सबसे बड़ी शिरा होती है दोस्तों महाशिरा, जिसे वेना केवा कहते हैं। क्या कहते हैं? वेना केवा के नाम से जाना जाता है। तो लिख लेते हैं एक एक के बारे में। सबसे पहले धमनी। धमनी की यदि हम बात करें कि धमनी का मेन कार्य क्या होगा, तो धमनी का मुख्य कार्य क्या होगा? शुद्ध रक्त को, शुद्ध रक्त हमेशा रेड होगा, याद रखना, शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाना। शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने का काम करती है। इसका एक अपवाद है, अपवाद का नाम है फुफ्फुसीय धमनी। क्या नाम है? फुफ्फुसीय धमनी। इसको कहा जाता है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुसीय धमनी। ये फुफ्फुसीय धमनी क्या काम करती है? तो फुफ्फुसीय धमनी में हमेशा अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है। याद रखना, ये अशुद्ध रक्त को कहां से कहां ले जाती है? तो दाएं निलय से, दायां निलय यानी राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, दाएं निलय से कहां ले जाती है? फेफड़ों के लिए ले जाती है, लंग्स के लिए ले जाती है, फेफड़ों के लिए ले जाती है या लंग्स के लिए ले जाने का कार्य करती है। हमेशा कैसा रक्त बहता है? इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। याद रखिएगा, कैसा रक्त बहेगा? इसमें अशुद्ध रक्त बहेगा। कैसा रक्त बहेगा? अशुद्ध रक्त। कहां से कहां जाएगा? दाएं निलय से फेफड़ों तक। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिट्टो एजिट क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखना। अशुद्ध रक्त को दाएं निलय से फेफड़ों के लिए ले जाने का काम करती है। उसका नाम क्या है? पल्मोनरी आर्टरी या फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा किया जाता है। क्यों फेफड़ों के लिए क्यों ले जाती है? क्योंकि रक्त का शुद्धिकरण कहां होता है? फेफड़ों में होता है। क्योंकि रक्त का शुद्धिकरण कहां पर होगा? फेफड़ों में होगा। रक्त का शुद्धिकरण कहां होगा? फेफड़ों में होता है या लंग्स के अंदर होता है। सबसे बड़ी धमनी की यदि हम बात करें, सबसे बड़ी धमनी, लार्जेस्ट
आर्टरी। सबसे बड़ी धमनी की बात करें तो सबसे बड़ी धमनी होती है महाधमनी, या इसको एओर्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? एओर्टा सबसे बड़ी धमनी होती है। धमनी के अंदर कपाट जो होते हैं बॉल्व, वो याद रखना अनुपस्थित होते हैं। धमनी के अंदर कपाट अनुपस्थित होते हैं, एब्सेंट होते हैं। धमनी के अंदर कपाट नहीं पाए जाते हैं, यानी अशुद्ध रक्त विपरीत दिशा में गमन कर सकता है। ये धमनी शरीर की गहराई में उपस्थित होती हैं, डीप में जाती हैं, ये शरीर की गहराई में उपस्थित होती हैं, याद रखना। कपाट नहीं पाए जाते हैं। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जंतु की मृत्यु के बाद धमनियां खाली रह जाती हैं। जंतु की मृत्यु के बाद धमनियां खाली रह जाती हैं। जंतु की मृत्यु के बाद धमनियां कैसी हो जाती हैं? खाली हो जाती हैं, याद रखना। कुछ 2-4 धमनियों का नाम हमें याद रखना है। सबसे पहले जैसे हृदय को रक्त ले जाने वाली धमनी, हार्ट को रक्त ले जाने वाली धमनी का नाम क्या है? कोरोनरी धमनी, कोरोनरी आर्टरी। क्या होती है? कोरोनरी आर्टरी, या इसको हृदय धमनी कहते हैं। हृदय धमनी कहा जाता है। दूसरा वृक्क किडनी, किडनी को रक्त ले जाने वाली धमनी, किडनी को जो रक्त ले जाती है उसको रीनल आर्टरी कहा जाता है। इसको रीनल धमनी कहते हैं, या इसको वृक्कीय धमनी कहते हैं। वृक्कीय धमनी के नाम से जाना जाता है। यकृत, लीवर के लिए रक्त ले जाने वाली धमनी, लीवर के लिए रक्त ले जाने वाली धमनी, इसका नाम है हेपेटिक आर्टरी। हेपेटिक आर्टरी, या इसको कहते हैं यकृत धमनी। क्या कहा जाता है? यकृत धमनी, हेपेटिक आर्टरी कहते हैं। फेफड़ों के लिए तो पल्मोनरी आर्टरी हो गई। फेफड़ों, लंग्स के लिए रक्त ले जाने वाली धमनी पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय धमनी पल्मोनरी आर्टरी। रक्तदाब मापने वाली धमनी, ब्लड प्रेशर को किससे मापा जाता है? ब्लड प्रेशर, हमेशा ब्लड प्रेशर का मापन यहीं से करते हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर का मापन किया जाता है ब्रैकियल धमनी से, और ब्रैकियल धमनी कहाँ पाई जाती है? हमारे भुजा के अंदर ही पाई जाती है। तो रक्तदाब का मापन करने वाली धमनी, रक्तदाब का मापन करने वाली धमनी का नाम है ब्रैकियल आर्टरी। नब्ज दर मापने वाली धमनी पल्स रेट, नब्ज दर मापने वाली धमनी, इसको कहते हैं रेडियल आर्टरी। क्या कहा जाता है? रेडियल आर्टरी। तो ये कुछ आर्टरीज के नाम हैं जो हमें याद रखने हैं। तो ये हमारी धमनी की बात हुई कि धमनी के अंदर कपाट नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी धमनी एओर्टा है। कुछ अलग अलग अंगों के लिए रक्त ले जाने वाली धमनी है। फुफ्फुसी धमनी में हमेशा अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है। कैसे रक्त का होगा दोस्तों? याद रखना, अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है।
अब हम बात करते हैं इसमें शिरा क्या होती है। शिरा, वेन। शिराओं की बात करें तो शिराओं का जो मेन कार्य है वो क्या है, अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय तक लाना है। कहां तक लाना है, हार्ट तक लाने का काम करती हैं। जैसा कि अपन डायग्राम के अंदर देख चुके हैं, यहां आप देख सकते हो कि शिराएं अशुद्ध रक्त को कहां ले जा रही हैं, बताओ, टू हार्ट। यहां तो है फ्रॉम हार्ट यानी हृदय से, टू हार्ट यानी हार्ट के लिए ले जाने का काम करती हैं। तो शिराओं का काम क्या होगा, शिराओं का कार्य क्या होगा, अशुद्ध रक्त को, अशुद्ध रक्त का मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अशुद्ध रक्त को कहां से कहां तक, शरीर के विभिन्न अंगों से पुनः हृदय तक लाने का कार्य किसका होता है, याद रखना, शिराओं का होता है। शिराओं की देखो धमनी का रंग भी पूछा जाता है, तो धमनी का रंग जो होता है दोस्तों लाल सफेद होता है। कैसा होता है, थोड़ा सा लाल सफेद होता है। धमनी के यदि हम रंग की बात करें तो धमनी का कलर होता है लाल सफेद, रेडिश होता है। जबकि शिराओं के रंग की बात करें तो शिराओं का रंग हल्का बैंगनी होता है। कैसा होता है, हल्का सा बैंगनी होता है या नीला होता है। शिराओं के रंग की बात करें तो हल्का नीला कलर होता है, ब्लू कलर होता है, क्योंकि इनमें हमेशा अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है। यदि हम अपवाद की बात करें कि ऐसी कौन सी शिरा है जिसमें हमेशा शुद्ध रक्त बहता है, एक्सेप्शन की यदि हम बात करें तो एक्सेप्शन में आती है फुफ्फुसीय शिरा, पल्मोनरी वेन। और पल्मोनरी वेन के अंदर हमेशा शुद्ध रक्त का परिवहन होता है। पल्मोनरी वेन जो होती हैं 4 होती हैं, और ये ही जब रक्त का शुद्धिकरण फेफड़ों में हो जाता है तो ये ही फुफ्फुसीय शिराएं ही फेफड़ों से शुद्ध रक्त को कहां ले जाती है, हार्ट में। और हार्ट के किस भाग में ले जाती है, सबसे पहले बाएं आलिंद में सबसे पहले शुद्ध रक्त का परिवहन होता है। तो हार्ट अभी अपन पढ़ेंगे, नॉर्मल डायग्राम बता रहा हूं अभी मैं कॉमन। ये हमारा बायां आलिंद है, लेफ्ट ऑरिकल, ये हमारा राइट ऑरिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये बायां आलिंद, ये दायां आलिंद, ये बाइनल है, ये दाइनल है। सबसे पहले जैसे ये हमारे लंग्स हैं, तो लंग्स से सबसे पहले ब्लड जाएगा लेफ्ट ऑरिकल को। कहाँ जाएगा, याद रखना, लेफ्ट ऑरिकल को जाएगा। वो कौन लेके जाएगा, फुफ्फुसीय शिराएं लेके जाती हैं। कौन लेके जाती है, फुफ्फुसीय शिराएं। तो अपवाद में आती है फुफ्फुसीय शिराएं, पल्मोनरी वेन्स। फुफ्फुसीय शिराएं क्या काम करती हैं, तो फुफ्फुसीय शिराएं याद रखना ये शुद्ध रक्त का परिवहन करती हैं। इनका कार्य क्या होगा, शुद्ध रक्त को, शुद्ध रक्त ऑक्सीजनेटेड, शुद्ध रक्त को कहां से, शरीर के शुद्ध रक्त को हार्ट टू सॉरी लंग्स से लाती है। इसका कार्य लिख रहे हैं अभी अपन फुफ्फुसीय शिराओं का, सॉरी। इसका कार्य क्या होगा, फेफड़ों से हृदय के भाग बाएं आलिंद तक ले जाना है, यानी लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट ऑरिकल के लिए जो रक्त को फेफड़ों से लेके जाती है वो कौन लेके जाती है, फुफ्फुसीय शिराएं लेके जाती हैं। सबसे बड़ी शिरा की यदि हम बात करें, सबसे बड़ी शिरा कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी शिरा का नाम है वेना केवा, या इसे कहा जाता है महाशिरा। क्या कहते हैं, महाशिरा के नाम से इसको जाना जाता है।
रंग वैसे इनके शिराओं का कैसा होता है, नीला होता है, याद रखना। और ये शरीर में त्वचा के ठीक नीचे होती है, त्वचा की ठीक नीचे उपस्थित होते हैं। इनमें कपाट पाए जाते हैं, याद रखना शिराओं के अंदर कपाट होते हैं, क्योंकि शिराओं में अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है। तो शिराओं के अंदर कपाट की बात करें तो बल्ब उपस्थित होते हैं। क्यों? ताकि अशुद्ध रक्त विपरीत दिशा में गमन नहीं कर सके, ताकि अशुद्ध रक्त विपरीत दिशा में गमन नहीं कर सके, अशुद्ध रक्त विपरीत दिशा में गमन नहीं कर सके। इसलिए याद रखना शिराओं में कपाट क्या होते हैं दोस्तों, पाए जाते हैं, कपाट उपस्थित होते हैं। तो दो प्रकार की रक्त नलिकाएं हमारी हो गई। अब आती हैं थर्ड नंबर पर तीसरे प्रकार की, जिनको कहा जाता है केशिकाएं। क्या कहते हैं? केशिकाएं। ये कैपिलरीज कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? कैपिलरीज कहलाती हैं, याद रखिएगा। और केशिकाएं जो होती हैं ये बहुत ही छोटी होती हैं, अत्यंत पतली एवं बारीक नलिकाएं होती हैं। ये इतनी पतली एवं बारीक होती हैं कि आरबीसी को भी इनमें मुड़कर गुजरना पड़ता है। इतना व्यास इनका पतला होता है, जैसे हमारा केश होता है ना, बाल, ऐसे बाल जैसा होता है। इतना पतली नलिकाएं होती हैं जिसमें होकर आरबीसी को भी मुड़कर गुजरना पड़ता है। मेन काम क्या है कि एक तो धमनी और शिराओं को आपस में जोड़ने का काम करती हैं। सबसे छोटी रक्तवाहिनियां होती हैं, रखना, और सबसे ज्यादा संख्या में पाई जाने वाला इनका नेटवर्क होता है। धमनी नसों को आपस में जोड़ती हैं, एक बंद रक्त परिसंचरण तंत्र का क्या करती हैं दोस्तों, निर्माण करती हैं। केशिकाओं के माध्यम से ही रक्त और जो ऊतक हैं, हमारे जो ब्लड है और टिश्यू है, इनके बीच में ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व, अपशिष्ट पदार्थ, इन सब का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। केशिकाएं जो होती हैं वो ब्लड प्रेशर, रक्तचाप की मात्रा को बनाए रखती हैं, द्रव के निर्माण में भी मदद करने का काम करती हैं। शरीर के कई सारे जो ऑर्गन हैं, सिस्टम्स हैं, उनको भी सहारा प्रदान करने का काम कौन करती हैं? केशिकाएं करती हैं। तो केशिकाएं, पहला पॉइंट लिखेंगे, अत्यंत पतली एवं बारीक नलिकाएं होती हैं। व्यास इनका होता है केशनुमा, बाल जैसा होता है, केशनुमा होता है, याद रखना। इतनी पतली होती है कि आरबीसी को भी इनमें होकर मुड़कर गुजरना पड़ता है। आरबीसी को इनमें होकर मुड़कर गुजरना पड़ता है। इतनी पतली नलिकाएं होती हैं। सबसे छोटी तथा पतली रक्तवाहिनी है। मेन काम क्या है? धमनी और नसों को आपस में जोड़ती है। धमनियों तथा शिराओं को आपस में जोड़कर बंद रक्त परिसंचरण तंत्र का निर्माण करती हैं। बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र का क्या करती हैं? निर्माण करने का कार्य करती हैं। और क्या काम करती हैं ये?
रक्त तथा ऊतकों के मध्य आवश्यक पोषक पदार्थों ऑक्सीजन तथा अपशिष्ट पदार्थों का मध्य आदान प्रदान करना किसका काम होता है? याद रखिएगा, केशिकाओं का कार्य होता है। किसका कार्य होता है? केशिकाओं का। तो आरबीसी को इनमें होकर मुड़कर गुजरना पड़ता है। सबसे छोटी पतली रक्तवाहिनी है, धमनी शिराओं को आपस में जोड़ती हैं, बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण होता है, रक्त ऊतकों के मध्य में आवश्यक पोषक पदार्थों, ऑक्सीजन, अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण करने का काम करती हैं। ये रक्तचाप और इसकी मात्रा को स्थिर बनाए रखती हैं। रक्तचाप तथा रक्त की मात्रा को स्थिर बनाए रखना, ये भी याद रखना किसका काम होता है? केशिकाओं का कार्य होता है। शरीर के कई अंगों और प्रणालियों को सहारा देती हैं। शरीर के अंगों तथा प्रणाली यानी सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, प्रणालियों को सहारा प्रदान करती है। सहारा प्रदान करना ये भी किसका काम होता है दोस्तों? याद रखना केशिकाओं का ही होता है। धमनी शिराओं को आपस में जोड़ती हैं। तो ये इनके मेन कार्य थे। तो धमनी, शिराएं, केशिकाएं, ये तीन प्रकार की याद रखना क्या होती हैं? रक्त वाहिनियां होती हैं। और ये तीनों प्रकार की जो रक्त वाहिनियां हैं, इनसे मिलकर के बंद प्रकार के रक्त परिसंचरण तंत्र का निर्माण होता है, यानी क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो मैंने क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आ जाएगा कि किन रक्त वाहिनियों के माध्यम से रक्त और ऊतकों के बीच में ऑक्सीजन, पोषक पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ आदि का आदान प्रदान होता है? तो आंसर क्या होगा? केशिकाएं होंगी। सबसे छोटी रक्त वाहिनियां, तो भी आंसर केशिकाएं होंगी। याद रखना धमनी शिराओं को आपस में जोड़ने का काम कौन करती है? तो भी केशिकाओं के माध्यम से ही होता है। केशिका नेटवर्क हृदय से धमनी रक्त का अंतिम गंतव्य स्थान है। याद रखना, यानी पूरे धमनी से लगा करके और अंगों तक, अंगों से शिराओं तक। धमनी हार्ट तो लाता है, याद रखना धमनी तो लाती है हार्ट टू ऑर्गन, शिराएं ऑर्गन टू हार्ट। ये पूरे जगह क्या फैली रहती हैं? केशिकाएं फैली रहती हैं। तो ये था दोस्तों एक छोटा सा पार्ट हमारा आज की वीडियो, आज की क्लास। और इस क्लास के अंदर हमने ब्लड ग्रुप की वंशागति और धमनी, शिराएं, केशिकाएं, इनके बारे में जानकारी प्राप्त की है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट और एक अच्छा टॉपिक था, इसके बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा है। इनको रक्त वाहिनियों के नाम से जाना जाता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर दोस्तों हार्ट के बारे में चर्चा करेंगे, हृदय के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं और एक जनरल बेसिक नॉलेज के लिए भी आपको पता होना जरूरी है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हार्ट की व्याख्या के साथ। थैंक यू।